हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आप सबका RS क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10, ठीक है, क्लास 10 हिस्ट्री, ठीक है, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, तो आज हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद के अंदर मैंने दो प्रश्न उठाए हैं। ठीक है, तो मैं पहले आपको एक प्रश्न पहले बताता हूं, फिर आपको दूसरी प्रश्न बताता हूं। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को इस प्रश्न का, वैसे बहुत दिन से मैंने हिस्ट्री का वीडियो नहीं डाला था, तो मुझे लगा कि अब हिस्ट्री का वीडियो भी डालना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 का जो है यूरोप में राष्ट्रवाद में हम लोग जो है आज इस टॉपिक के जो प्रश्न उठाया है उस प्रश्न को आज हम लोग इसको पढ़ के आप लोगों को समझाते हैं और फिर आप लोगों को मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो प्रश्न क्या दिया हुआ है कि यूरोप में राष्ट्रवाद, ये है चैप्टर का नाम है, क्या है कि यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, तो मैंने यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बहुत सारे दो जो वीडियो मैंने बना दिया है, आप उस वीडियो को भी जाकर के चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब सवाल उठता है कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद जो हुई थी तो उसमें एक जो राज्य है वो फ्रांसीसी है। तो कहता फ्रांस की बात करें हम लोग, तो 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। ठीक है, यानी कहने का मतलब जो 1848 ईस्वी में जो फ्रांस में जो घटनाएं घटी थी उसका क्या कारण था। देखो, जब भी कोई क्रांति होता है इसका मतलब वहां कुछ हुआ था, वहां पर कुछ हुआ था जिस वजह से इसको जो है आज हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर वहां पर 1848 ईस्वी में क्या हुआ था, ऐसी कौन सी घटनाएं घटी थी जिस वजह से जो है इस तरह के प्रश्न हमारे सामने खुल के आया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को अच्छे से समझने की प्रयास करते हैं। तो देखो, फ्रांस के जो है ना, फ्रांस यानी यूरोप के अंदर एक फ्रांस राज्य भी था। ठीक है, और उस फ्रांस में ना जो है वहां का जो राजा था ना, यानी जिसका नाम था लुई फिलिप, वो बड़ा ही चालाक और चापलूसीबाज यानी महत्वाकांक्षी वाला था। यानी सोचे, एक सिंपल बात में कहा जाए ना तो अपने ही बारे में सोचता था, वो तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं सोचता था। ठीक है, तो मैं इसी के बारे में आपको बताता हूं। ठीक है, तो क्या कहता है जरा ध्यान से। लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था। उदारवादी मतलब क्या, कहने का मतलब कि जनता के लिए नहीं, यानी उदंड वाला काम करने वाला, यानी अपने बारे में सोचने वाला। जनता से उसे कोई मतलब नहीं था, और ना ही जनता की भलाई से, और ना ही वहां के राज्य से, ना उसको राज्य की विकास से मतलब था, ना ही जनता के विकास से मतलब था, और ना ही उसको जनता के हित में कोई कार्य करना था। उसे बस सिर्फ अपने से मतलब था। ठीक, तो वो क्या कहता है कि लुई फिलिप, जाहिर है लुई फिलिप कहां का राजा था, तो फ्रांस का। ठीक है, तो वहां फ्रांसीसी जो आया है, तो फ्रांसीसी कहने का मतलब फ्रांस के सारे लोगों को जोड़ दिया, इसलिए उसका नाम रखा गया फ्रांसीसी। तो लुई फिलिप एक उदारवादी शासक, बहुत ही लालची और चापलूसी बाज राजा था। यानी क्या था ना, वो लालची भी था और चापलूसी बाज भी था। उसे लालची क्या कहा जाए, यानी उनको जिनसे फायदा होता था वो उन्हीं के साथ, उन्हीं का उसका गठबंधन होता था, उन्हीं से उसका उठना बैठना, उन्हीं के साथ उसका पूरा तालमेल बनाता था। क्योंकि जाहिर है कि उसको इसीलिए उन लोगों से तालमेल बना था क्योंकि भाई वो जानता था कि अगर हम बड़े लोगों के साथ रहेंगे तो मेरा ज्यादा नाम होगा, मेरा बोलबाल होगा, हम पूरे फ्रांस में इस राज्य पे, पूरे फ्रांस राज्य पे अपना हम कब्जा करके रख सकते हैं, और हमें ऐसे लोगों को चुनना होगा और ऐसे लोगों को हमें अपने शासनकाल में रखना होगा जो जनता उनसे डरता हो। तो इसीलिए लुई फिलिप ने अपने ही जैसे एक पागल और सनकी किस्म के जो है मतलब शासन काल में एक राजा को लाया जिसका नाम था गीजो। ठीक है, वह अपने विरोधियों को खुश रखने के लिए बड़े पदों में नियुक्ति करता था। किसका, यानी जो उनके अंदर कायरता वाली आदत थी, और उसे तो अपने आप में तो कोई स्टैंड था नहीं, वो दूसरे के दम पे चलता था, और उसे मालूम था कि हम तो कुछ कर नहीं सकते, इसीलिए हमें कायरता वाले काम करते रहना है। हम राजा कम कायरता और बुजदुली, और हमारे अंदर जो है बेशर्मी का भी हद पार है।
इसीलिए वो बेशर्मी का हद पार करने की वजह से वो क्या करते थे, इस तरह के शासन काल में अपना जो है ऐरे गैरे नत्थे को और जो मतलब उटपटांग जैसे प्रधानमंत्री को नियुक्ति कर लेता था। और उसने ऐसे प्रधानमंत्री को नियुक्त किया कि लुई फिलिप से भी खतरनाक था वो, और उसका नाम कोई और नहीं था। और जब नियुक्ति किया तो वो 1840 ईस्वी में किया। सोचो कि 1840 और वहां 1848, यानी 8 साल तक लगातार फ्रांस के राज्य यानी फ्रांसीसियों को परेशान किया। कौन मालूम है? गीजो। और गीजो किसके जरिए से आया? लुई फिलिप के जरिए से। और लुई फिलिप इतना चालाक और चतुर था कि उसने 1840 ईस्वी में, ठीक है, लुई फिलिप ने 1840 ईस्वी में गीजो को अपना प्रधानमंत्री बनाया, जो कि एक कट्टरवादी शासक था। यानी एक तो कहते नहीं, एक बेईमान क्या कम था, एक बेईमान क्या कम था, उसने एक और डबल बेईमान को लेके आकर के रख दिया। कहा कि लो भाई, हम तो चोर थे, तुम हमसे बड़ा चोर बनो, ठीक है, और जनता के पैसे को ऐंठो और जनता को बेवकूफ बनाओ और जनता को गुमराह। वैसे भी लुई फिलिप को एक बात मालूम था कि फ्रांस की जनता हमसे इतना नहीं डरता है जितना गीजो से डरता है। यानी सिंपल बात में कहा जाए तो लुई फिलिप एक बुजदिल टाइप का शासक था, उसमें इतनी कोई खासियत था नहीं। तो इसीलिए उसने अपने आप को मजबूत और कामयाब बनाने के लिए क्या किया, उसने गीजो को बनाया। और गीजो सबसे कमीना और नालायक था, जो वहां के फ्रांस के शासन यानी कि फ्रांस के जो लोकतंत्र थे, लोग जो थे वो उनसे डरते थे। क्यों डरते थे? क्योंकि गीजो का फैसला बहुत ही टफ और बहुत ही क्रूरता वाला होता था। यानी कहा जाए तो नमक हरामी जैसा वाला उसका सोच विचार होता था। यानी देश की और राज्य की और शासन के और जनता की शासन से उसे कोई जनता के हित के लिए कुछ भी नहीं सोचता था। इसलिए वहां के फ्रांस के राजा जो है यानी फ्रांस वासियों ने वह क्या होता था, गीजो को देख के डरता था, और इसलिए लुई फिलिप ने उसको चुना था। ठीक, अब क्या सुनते हैं, लुई फिलिप पूंजीपति वर्ग के लोगों के साथ संबंध रखना पसंद करता था। हम क्या बोला अभी कि लुई फिलिप एक कायरता वाली सोच रखता था, वो बुजदिल था और कायर था। इसलिए अपने टीम में कायर और बुजदिल को और चापलूसीबाज और कट्टरवादी और प्रतिक्रियावादी, घोर प्रतिक्रियावादी लोगों को अपने साथ रखता था, क्योंकि उसको राजा बन के ना रहना था। राजाओं का मतलब जो है, लोगों के लिए राजा नहीं बनना चाह रहा था। उसे लोगों के राजा बनने से कोई मतलब नहीं था, उसको खुद में राजा बनने का लालच लगी थी, और इसीलिए उसने तरह तरह के लोगों को अपने इसमें चुनना शुरू कर दिया। ठीक, अब आगे की बात सुनिए। फिर क्या कहता, उसके पास जनता के लिए कोई भी सुधारात्मक कार्य नहीं था। यानी जनता के लिए जो एक काम जो होता है, उसके पास वैसा कोई काम नहीं था। बस उसे बेकार कामों में इंटरेस्ट था, यानी अपने कामों के लिए उसके पास बहुत वक्त होता था और बहुत सारी चीजें सोचता था। यानी अपनी पर्सनल निजी के लिए उसके पास बहुत सारी योजनाएं होती थी, और जहां जनता के हित के बारे में आता था तो उसके पास कोई भी सुधारात्मक कार्य नहीं था। और ये कौन करता था? लुई फिलिप। अब आगे की बात सुनिए, और सबसे बड़ी बात है, इन घटनाओं को बता कौन रहा है? फ्रांस के लोग बता रहे हैं, फ्रांसीसी लोग बता रहे हैं। किसके बारे में? लुई फिलिप और गीजो के बारे में, और गीजो के सगे संबंधी लोगों और उसके गठन में रहने वाले लोगों के बारे में बता रहा है। कौन? फ्रांस के लोग अपना दुख दर्द बता रहा है किसी और को। ठीक है, अब आगे की बात सुनिए। उसके शासनकाल में भूखमरी और बेरोजगारी की चरम सीमा पार कर दी थी। मैंने क्या कहा कि जब राज्य की विकास के बारे में नहीं सोचेगा तो जाहिर है राज्य में रहने वाले लोगों का हालात तो वही होगा ना, जो भूखमरी और बेरोजगारी चरम सीमा तो पार करेगा ही नहीं, क्योंकि करना ही है। जब विकास नहीं तो भूखमरी और बेरोजगारी कहां से हटेगा? और ये सब करवाने वाला था लुई फिलिप और गीजो और उसके सगे संबंधी। अब आगे की बात सुनिए। इसी कारण को 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति कारण का यानी कि क्रांति का रूप ले लिया। यही कारण था जो फ्रांस में एक क्रांति का रूप ले लिया, क्योंकि क्रांति करना जरूरी था। लुई फिलिप को नहीं भगाता या लुई फिलिप के बारे में ऐसा नहीं सोचता तो क्या फ्रांस उभर पाता? नहीं उभर पाता, क्योंकि फ्रांस को पूरी तरह से एक
रूपरेखा में जकेर के रखा था। ठीक है, तो ये बातें समझ में आए। तो आपको ऐसे प्रश्न तो बिहार बोर्ड में 100% पूछेगा। ठीक है, और इस तरह का प्रश्न पूछ करके आपको हिस्ट्री में सवाल करेगा। चलिए आप हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यूरोप में, इसी यूरोप में एक और बात आई थी। यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? देखिए, इसी यूरोप के अंदर एक, कहने का मतलब है कि इस यूरोप देश के अंदर एक राज्य था और उस राज्य में रहने वाला एक शख्स था जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। और नेपोलियन बोनापार्ट को किस बात पे आपत्ति हुई थी, ये बात मैं आपको इसी वीडियो में, इसी प्रश्न में बताने जा रहा हूं। उसको आपत्ति इस बात से था कि फ्रांस के ऊपर दो राज्य मिल करके उस पे अपना कब्जा जमा के रखा था। वो कौन था? जर्मनी और इटली। इटली और जर्मनी ने मिलकर के फ्रांस को दबोचने का काम किया। वो हमेशा दबोच के रखता था, उसे ऐसे रूपरेखा में घेर के रखा था जहां से वो कभी अपने बारे में कुछ भी नहीं सोच पाता था, और फ्रांस के लोगों को गुमराह करके रखा था। कौन? जर्मनी और इटली। ठीक है, ये बात लेकिन नेपोलियन समझ गया था, नेपोलियन बोनापार्ट समझ गया था। ठीक है, लेकिन नेपोलियन को यह बात अच्छे से समझ में आ गया था कि फ्रांस को दबोच के रखा है। कौन? जर्मनी और इटली, ये दो राज्य मिल करके फ्रांस को जकेर के रखा। और ये सभी किसके अंदर है? यूरोप देश के अंदर है। अब एक और बात सुनिए, यूरोप में राष्ट्रीयता, देखो मैंने क्या बोला, राष्ट्रीयता क्या मतलब होता है? जो अपने देश से प्रेम करे और अपने ही देश की आदर करे और अपने ही देश की विकास के बारे में सोचे, वो क्या है? राष्ट्रीयता है। ठीक है, तो ये कहता है यूरोप में राष्ट्रीयता की भावनाओं के विकास में फ्रांस की राज्य क्रांति, देखो फ्रांस में राज्य क्रांति हुआ। क्यों राज्य क्रांति हुआ, जरा सुनिए। कहता है कि राज्य क्रांति के बाद नेपोलियन के आक्रमण ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि नेपोलियन को एक बात मालूम था कि फ्रांस पे कब्जा करके रखा है इटली और जर्मनी। यही दोनों अपने मनमाना तरीके से, अपने मनमाना चाह से उसको अपने किस में रखा है? कब्जा करके रखा है। ये बात नेपोलियन को अच्छे से समझ में आ गया था, इसीलिए नेपोलियन ने एक आक्रमण करने का फैसला किया। और वो किस पे आक्रमण करना चाहा? जर्मनी और इटली। तो सुन लो, यूरोप के कई राज्य में नेपोलियन के अभियानों द्वारा नवयुग का संदेश पहुंचा। नवयुग मतलब अब जो है ये विकास के बारे में सोचा गया कि अब जो है नहीं होगा। अब इस नव युग में नौजवान, जितनी भी नौजवान है युग में, यानी उसने अपने गठन में, अपने ही संगठन में उसने नौजवान को चुना। उसने चालाक, चतुर, चुस्त फुर्स्त, यानी कि जो ताकतवर, जो चुस्त और दुरुस्त देखने वाला शख्स को, यानी पूरे नौजवान को अपने यानी गठन में शामिल किया। किस लिए? फ्रांस को आजाद करने के लिए। किससे? तो जर्मनी और इटली से बचाने के लिए। और कौन थे इसके कार्यकर्ता? नेपोलियन बोनापार्ट। और मदद किसकी कर रहे थे? फ्रांस के लोगों के लिए। ठीक है, तो क्या कहता है कि नव युग का संदेश पहुंचाया, यानी नए जमाने का संदेश दिया। कहने का अर्थ था, नेपोलियन का कहना था फ्रांस के लोगों को कि ऐ फ्रांस के लोग, अब आप लोग जागृत हो जाओ, क्योंकि तुम पे जो है गुलामी का जंजीरों से जकेरा है और इटली और जर्मनी तुझे अपने रूपरेखा में जकड़ के रखा है। एक सर्कल के अंदर तुम्हें घेर कर रखा है, तुम्हें वहां से बाहर निकलना होगा। अगर उस सर्कल से बाहर न निकले तो यकीनन मानो तुम्हारे फ्रांस कभी भी उभर नहीं पाएगा। अगर अपने फ्रांस को उभरते हुए देखना चाहते हो तो तुम नौजवानों को आवाज उठानी होगी और फिर से तुम्हें प्रोटेक्शन करना होगा और प्रोटेस्ट करो और इसकी मांग करो और अपने आप में बदलाव लाओ, क्रांति की लहर दौड़ाओ और इन दो राज्यों को, जो तुम्हें जर्मनी और
इटली जो अपने ऊपर जमा कर रखा है, इससे बाहर निकलो, वरना तुम्हारा फ्रांस पूरी तरह से कमजोर और बेबस की दुनिया में लाचार हो जाएगा। ठीक है, तो वही कहता है नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्य को भौगोलिक नाम की परिधियों से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, जिसे इटली और जर्मनी की एकीकरण में मार्ग प्रशस्त हुआ। यानी अंत में क्या हुआ, इटली और जर्मनी की क्या हो गई, हार हो गई। किससे, नेपोलियन से। और नेपोलियन ने जीता है किसको, फ्रांस को। और फ्रांस के लोग क्या हो गए, फिर जागृत हो गए, चालाक हो गए, चतुर हो गए। ठीक है, तो मैंने आप लोगों के सामने दो प्रश्न बताया, एक 1848 और एक यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में कौन, नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक था। ठीक है, तो मैंने आपके सामने दो प्रश्न बनाया। ठीक है, अब आप दोनों प्रश्न का जो है आप लोग सबसे पहले तो मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट करो। ठीक है, और मेहनत करो, क्योंकि मेहनत में ही कामयाबी छुपा है। तुम जितना मेहनत करोगे उतना कामयाब बनोगे, तुम जितना आलसी बनोगे तुम उतनी ही बेकार जिंदगी काटता जाओगे। अगर जीतना है तो जगो, क्योंकि सोए हुए इंसान तो मुर्दार भी होते हैं, मरे हुए लोग सोते हैं, जिंदा रहने वाला लोग लड़ते हैं। इसलिए लड़ो और अपनी कामयाबी का रोशनी तलाश करो। ठीक है बच्चों, तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए इस वीडियो का आप लोग स्क्रीनशॉट लें।